Good morning to all students. So our today's topic is conflicts of the thyroid duct. इससे पहले के lectures में हमने discuss किया था conflicts of the thyroid gland and the conflicts of the parathyroid gland. अब आज का हमारा topic है conflicts of the thyroid duct. So basically अगर हम थोड़ा सा recall करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, what was the conflict of the thyroid gland. So basically we have discussed that thyroid gland is situated in the front of the lower neck below larynx and in front of the trachea. कहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड? बिलो लैरिंक्स एंड इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया. फिर अगर हम ब्रेन लेवल की बात करते हैं, ब्रेन सिस्टम की बात करते हैं, तो थायराइड ग्लैंड के भी दो कंट्रोल सेंटर होते हैं जो कि एक रिंग फॉर्म के अंदर होते हैं ब्रेन के अंदर, जो किसको कंट्रोल करते हैं? ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल. सो ब्रेन स्टेम के अंदर थायराइड ग्लैंड के दो कंट्रोल सेंटर होते हैं जो एक रिंग फॉर्म में वहां पे होते हैं, रिंग फॉर्म में होते हैं. एंड व्हाट दे डू, दे कंट्रोल द ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल. देन वी हैव डिस्कस्ड कि जो राइट हाफ होगा थायराइड ग्लैंड का, वो किससे कंट्रोल होगा? दैट विल बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम. जो राइट हाफ होगा थायराइड ग्लैंड का, दैट विल बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम, एंड द लेफ्ट हाफ ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कंट्रोल्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम. कोई क्रॉस ओवर रिलेशन नहीं होगा फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन. सो जो राइट साइड होगी थायराइड ग्लैंड की, दैट विल बी कंट्रोल्ड फ्रॉम राइट साइड ऑफ ब्रेन स्टेम, एंड लेफ्ट साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, लेफ्ट हाफ ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कंट्रोल्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम. फिर हमने बात की थी राइट हाफ ऑफ द थायराइड ग्लैंड में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट आता है. बेसिकली थायराइड ग्लैंड में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट आता है? मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट. एनीथिंग रिलेटेड टू फूड, दैट कुड बी योर बिजनेस, योर प्रमोशन, योर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, anything. So right half of thyroid gland is equivalent to the right half of the mouth and pharynx, क्योंकि हमने बात की थी कि ये organs of the alimentary canal को control करते हैं. thyroid gland के जो control centers है वो alimentary canal के organs को control करते हैं. तो जो right half होगा thyroid gland का, it will be equivalent to right half of the mouth and the pharynx. So the morsel क्या होगा इसमें? ingoing morsel, अंदर की तरफ जाना. और जो left half होगा thyroid gland का, that will be outgoing morsel, बाहर की तरफ जाना, to eliminate morsel. So basically इसमें क्या होता है? The person is very slow and not being fast enough to catch the morsel. पेशेंट बहुत स्लो होता है, ना तो वो मॉर्सल को अंदर ले पाता है और लेफ्ट हाफ में ना ही वो बाहर निकाल पाता है, ना ही एलिमिनेट कर पाता है. दैट इज फीसिस. कॉन्स्टिपेशन उन्हीं लोगों में होता है मोस्टली जो इतने ज्यादा स्लो होते हैं, हर चीज को होल्ड करके रखना, बाहर निकाल ही नहीं पाते. इनगोइंग मॉर्सल, आउटगोइंग मॉर्सल, राइट. We'll not go into details because we have earlier discussed about the thyroid gland conflict in detail. हमने सिर्फ superficially इसको recall किया है. फिर हमने बात की थी parathyroid gland की. Parathyroid gland क्या है? They are two pairs of the small glands. Two pair of the small glands which are located at the back side of the thyroid gland. What are parathyroid gland? They are pair of small glands. Two pair of small glands. दो pair होते हैं छोटे छोटे glands के, which are located on the back side of the thyroid gland. इसमें सेम बात होगी ब्रेन स्टेम की. अगर हम बात करते हैं तो पैराथायराइड ग्लैंड के दो कंट्रोल सेंटर होते हैं जो कि रिंग फॉर्म में पोजीशनड होते हैं, और ये भी कंट्रोल करते हैं ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल लाइक द थायराइड ग्लैंड. इसके अंदर भी वही है. द राइट पैराथायराइड ग्लैंड इज कंट्रोल्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम, एंड द लेफ्ट पैराथायराइड ग्लैंड इज कंट्रोल्ड फ्रॉम द लेफ्ट ब्रेन स्टेम. देयर इज नो क्रॉस ओवर रिलेशन फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन, राइट. इसमें कॉन्फ्लिक्ट, बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा. Right half of the parathyroid gland जो होगा, it is equivalent to mouth and pharynx, same as thyroid gland. और left parathyroid gland is equivalent to left half of the mouth and the pharynx. अब इसके अंदर भी क्या आएगा? right parathyroid gland में conflict आएगा ingoing morsel, अंदर की तरफ लेना. right is to take inside and left is to eliminate something. ingoing morsel and not being able to catch the morsel, क्योंकि इसमें क्या होता है? कैल्शियम लेवल कम होता है, which limits the muscle contraction which is required to ingest the food morsel, right. Again हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसकी. we are just recalling the superficially the thyroid gland and the parathyroid gland conflict. Now today we will discuss about the thyroid ducts. So conflict of the thyroid duct. Thyroid duct, this is the diagram of the thyroid duct. So basically thyroid duct, it branches throughout the thyroid gland. इसकी branches throughout the entire thyroid gland में होती है. it branches throughout the thyroid gland like a tree like structure, एक पेड़ की तरह होता है ये. it has branches throughout the thyroid gland.
So thyroid duct has branches throughout the thyroid gland in a tree like structure, एक पेड़ की फॉर्म में, right? So then the original function जो है thyroid duct का was to carry the hormones which are produced in the thyroid into ingoing and outgoing secretion of the intestine. Main function, primary function इसका original function था thyroid duct का to carry the hormones which are produced in the thyroid, right? Now development and function of the thyroid duct. So basically thyroid duct branches throughout the thyroid gland in a tree like structure. हमने बात कर ली. The lining of the thyroid duct consists of the squamous epithelium. इसकी lining है, उसमें क्या है? Squamous epithelium, which originates from the ectoderm and is therefore controlled from the cerebral cortex. Brain level की अगर हम बात करते हैं इसमें, the epithelial lining of the thyroid duct is controlled from the premotor sensory cortex, which is a part of the cerebral cortex. So अगर हम brain level की बात करते हैं, तो जिसकी लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग है थायराइड डक्ट की, वो किससे कंट्रोल होती है? इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम द प्रीमोटर सेंसरी कॉर्टेक्स, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. जो लेफ्ट थायराइड डक्ट है, दे आर कंट्रोल्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एंड द राइट थायराइड डक्ट दे आर कंट्रोल्ड फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्टिकल हेमिस्फेयर. अब हमने जब थायराइड ग्लैंड की और पैराथायराइड ग्लैंड की बात की थी, तो हमने क्या बात की थी कि जो राइट हाफ है थायराइड ग्लैंड का और जो राइट हाफ है पैराथायराइड ग्लैंड का, they are controlled from the right side of the brainstem, and the left half of thyroid gland and left half of parathyroid gland, they are controlled from the left side of the brainstem. But thyroid duct में ऐसा नहीं होगा. थायराइड ग्लैंड में और पैराथायराइड ग्लैंड में क्रॉस ओवर रिलेशन, ब्रेन में और ऑर्गन के बीच में क्रॉस ओवर रिलेशन नहीं था, लेकिन थायराइड डक्ट में क्रॉस ओवर रिलेशन होता है. इसीलिए जो राइट थायराइड डक्ट है, राइट थायराइड डक्ट जो है, इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्टिकल hemisphere, and left thyroid duct, it is controlled from the right side of the cerebral cortex. Hence there is a crossover relation from brain to organ. Crossover relation होता है thyroid duct में. The left thyroid duct, it's controlled from the right side of cerebral cortex, and right thyroid duct are controlled from left cortical hemisphere, that is frontal. Hence there is crossover relation from brain to organ. अब इसमें biological conflict क्या आएगा? Here is the diagram. Cerebral cortex, lateral view, right thyroid duct, right pharyngeal duct, left thyroid duct, and left pharyngeal duct. Premotor sensory cortex, it is the top view of the premotor sensory cortex. Note, the thyroid duct and pharyngeal duct share the same brain relays. So thyroid duct है and pharyngeal duct जो है, they share the same brain relays. DHS affects either one of the tissues or both depending upon the intensity of the conflict. DHS के बारे में पढ़ चुके हैं पहले. So the DHS affects either, जो conflict है, the DHS affects either one of the tissues or both depending upon the intensity of the conflict. Conflict जितना severe होगा, जितनी intensity होगी, उस पर depend करता है जो conflict है, जो shock है, वो affect दोनों tissues को कर रहा है या एक कोई कर रहा है. It depends upon the intensity कैसा है, as an individual, how much he has perceived. It depends upon that. Then biological conflict. Biological conflict linked to thyroid duct is a female powerless conflict or a male frontal fear conflict depending on the person's gender, laterality, and hormonal status. Now what is powerless conflict? Powerless conflict, female powerless conflict. It mostly happens in the ladies who are living in the रूरल एरियाज. मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मैं अपनी सास से कुछ बोल ही नहीं सकती, मैं अपने हस्बैंड से कुछ बोल ही नहीं सकती, मैं बच्चों के सामने कुछ बोल ही नहीं सकती, मेरे पास पावर ही नहीं है, मेरे बस की बात ही नहीं है ये काम करना, मैं नहीं कह सकती. पावरलेस, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते. राइट? सो फीमेल पावरलेस कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रंटल fear conflict in males और male frontal fear conflict में कैसे सामना करूंगी depending upon the person's gender, laterality, and hormonal status. A powerless conflict is experienced as feeling helpless. There is nothing I can do about this. लोग बोलते ना, इस चीज में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, इस काम को मैं नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं हेल्पलेस हूँ, मेरे बस की बात नहीं है ये, मैं नहीं कर सकती इस काम को.
माई हैंड्स आर टाइड, मेरे हाथ बंधे हुए हैं. आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मेरे हाथ बंधे हुए हैं. और ऑफ नॉट बीइंग इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, ये सिचुएशन, ये सर्कमस्टांसेस मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकती. इट्स बियॉन्ड माई लिमिट्स, आई कांट डू दिस. पावरलेस कॉन्फ्लिक्ट इज एक्सपीरियंस्ड एज फीलिंग हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बेबस हूँ. लोग कैसे यूज करेगी फीमेल लैंग्वेज में, डॉक्टर साहब मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में नहीं है ये करना, मेरे हाथ बंधे हुए हैं. एंड फीमेल पेशेंट कम्स टू एंड शी सेज, मेरे हाथ बंधे हुए हैं डॉक्टर साहब, मैं कुछ नहीं कर सकती. देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट, इस चीज में मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं मेरे घर वालों के सामने नहीं बोल सकती, मैं मेरे घर वालों की बात नहीं बता सकती. माई हैंड्स आर टाइड, मेरे हाथ बंधे हुए हैं. और ऑफ नॉट बीइंग इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, वो सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है. आई एम पावरलेस, आई हैव नो पावर. Generally speaking, the conflict relates to any kind of the imposition, external control or decision made over one's head. कोई उस पर कंट्रोल है, अनटोल्ड प्रेशर है, या किसी और ने उस पर ये डिसीजन थोप दिया, वो कहती ना मेरे पे डिसीजन थोप दिया गया है, आई हैव टू डू दिस. राइट, पावरलेस कॉन्फ्लिक्ट. सो बेसिकली द कॉन्फ्लिक्ट इज फीमेल पावरलेस कॉन्फ्लिक्ट. नाउ कॉन्फ्लिक्ट हमने समझ लिया कि बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या है इसके अंदर. थायराइड डक्ट में और पैराथायराइड ग्लैंड में, और थायराइड ग्लैंड में यही डिफरेंस है कि थायराइड डक्ट में तो कॉन्फ्लिक्ट आता है पावरलेस कॉन्फ्लिक्ट, फीमेल पावरलेस कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन थायराइड ग्लैंड में और पैराथायराइड ग्लैंड में आता है मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट. फिर हमने कॉन्फ्लिक्ट की बात कर ली कि फीमेल पावरलेस कॉन्फ्लिक्ट है. अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज. अब कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया, शॉक तो हो गया, अब कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में क्या होता है. In the conflict active phase, there is ulceration in the lining of the thyroid duct. हमने बात की थी ना इनिशियली एपिथेलियल लाइनिंग, तो वो अल्सरेशन हो जाएगा. Lining of thyroid duct gets ulcerate proportional to the degree and duration of the conflict activity. जितना लंबा कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, जितना सीवियर कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जितना सीवियर होगा कॉन्फ्लिक्ट, जितना लंबे टाइम तक कॉन्फ्लिक्ट परसिस्ट करेगा, उतना सीवियर अल्सरेशन होगा इन द लाइनिंग ऑफ द थायराइड डक्ट. अगर कॉन्फ्लिक्ट लेस सीवियर है, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए परसिस्ट करता है, देन अल्सरेशन विल बी लेस सीवियर. बट इफ द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज मोर and the intensity is more severe, then ulceration will also be more severe. So conflict active phase में ulceration हो जाएगा in the lining of the thyroid duct. thyroid duct की जो lining है वो ulcerate हो जाएगी depending upon the degree and duration of the conflict activity. जितना conflict severe होगा, जितनी duration ज्यादा होगी, उतना severe ulceration होगा. The biological purpose of the cell loss. अब इसका purpose क्या है, रीजन क्या है इसका. भाई हमने कहा कि लाइनिंग में अल्सरेशन हो जाता है तो सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे. इसका बायोलॉजिकल पर्पस क्या है. इट्स पर्पस इज टू वाइडन द डक्ट, ताकि डक्ट थोड़ी ब्रॉड हो जाए, चौड़ी हो जाए. इज टू वाइडन द डक्ट टू सप्लाई द ऑर्गेनिज्म विद मोर थायरोक्सिन. दिस प्रोवाइड्स द इंडिविजुअल विद मोर एनर्जी टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. सो बायोलॉजिकल पर्पस क्या है इसका, इज टू सप्लाई द ऑर्गेनिज्म विद मोर थायरोक्सिन. अब हमने जब थायराइड ग्लैंड का पैराथायराइड ग्लैंड की बात की थी, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि उसका जो बायोलॉजिकल रीजन है बढ़ने का कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में, वो क्या है. थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड की सेल्स है वो प्रोलिफरेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन प्रपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. उसका बायोलॉजिकल पर्पस क्या है, टू इम्प्रूव द सिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन, ताकि थायरोक्सिन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाए, सो दैट द इंडिविजुअल बिकम्स फास्टर टू कैच द मॉर्सल और टू एलिमिनेट द मॉर्सल. फिर हमने बात की थी पैराथायराइड ग्लैंड की, उसमें हमने क्या बात की थी, इसमें भी क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड प्रोलिफरेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, कॉजिंग ओवर प्रोडक्शन ऑफ द पीटीएच और हाइपर पैराथायराइडिज्म. इसका बायोलॉजिकल पर्पस क्या है, टू इम्प्रूव द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन सो दैट द मॉर्सल कैन बी बेटर एब्जॉर्ब्ड और एलिमिनेट, ताकि कैल्शियम का इंक्रीज हो, सो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो, बेटर हो, सो दैट द मॉर्सल जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए या फिर एलिमिनेट हो जाए. और थायराइड डक्ट में बायोलॉजिकल पर्पस क्या है इसका, टू वाइडन द डक्ट टू सप्लाई विद मोर थायरोक्सिन, ताकि जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ही गेट्स मोर एनर्जी टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, ताकि वो एनर्जेटिक फील करे, पावरफुल फील करे और उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए. कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, पावरलेस. सो उसको इतनी एनर्जी मिले ताकि वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाए एंड ही फील्स पावरफुल एंड नॉट पावरलेस. और सिम्टम्स, अब सिम्टम्स क्या आएंगे इसके.
बेसिकली इसमें सिम्टम्स आएंगे माइल्ड टू सीवियर पेन, इसमें पेन होगा, माइल्ड टू सीवियर पेन. देन व्हाट हैपेंस, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. अब जो सिम्टम्स आएंगे इसकी, जो पेन होगा वो माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा कि सीवियर होगा, वो डिपेंड करेगा कितना इंटेंसिटी है कॉन्फ्लिक्ट की, कितना सीवियर है कॉन्फ्लिक्ट. अगर कॉन्फ्लिक्ट लेस सीवियर है तो पेन भी माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा. अगर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा सीवियर है तो पेन भी ज्यादा सीवियर होगा. सो माइल्ड टू सीवियर पेन डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. देन सिंस ल्यूमेन ऑफ थायराइड डक्ट एनलार्जेस, अब इसका जो ल्यूमेन है वो ब्रॉड हो रहा है, वाइडन हो रहा है. सिंस द ल्यूमेन ऑफ थायराइड डक्ट एनलार्जेस द थायरोक्सिन लेवल राइजेस स्लाइटली ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज. यही होगा, वो चौड़ा हो जाएगा ल्यूमेन उसका थायराइड डक्ट का, तो थायरोक्सिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो थायरोक्सिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज. क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में तो अल्सरेशन जब हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में, तभी तो वो उसकी चौड़ी हो रही है ल्यूमेन, तो थायरोक्सिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, थायरोक्सिन का लेवल हाई हो जाएगा ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज. दिस मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद hyperthyroidism because thyroxine production in thyroid gland is unchanged. But we must not confuse this with hyperthyroidism, क्योंकि थायरोक्सिन प्रोडक्शन जो है थायराइड ग्लैंड में वो अनचेंज रहता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है. For this you have to again read the conflict of the thyroid gland and the parathyroid gland. आप लोग इसको कोरिलेट कर पाओगे मैंने क्या समझाया था थायराइड ग्लैंड के अंदर. नाउ अब हमारा कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज हमारा कंप्लीट हो गया. अब आता है हीलिंग फेज. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हीलिंग फेज द टिश्यू लॉस इज replenished through cell proliferation with swelling due to edema. So healing phase में क्या होगा, swelling होगी. In conventional medicine, the cell mitosis is often diagnosed as papillary thyroid cancer or papillary carcinoma. पहले के टाइम में हम इसको ऐसे डायग्नोस कर जाते थे, मिस डायग्नोस कर जाते थे, papillary thyroid cancer और papillary carcinoma. अगर ये swelling आती थी हीलिंग फेज में, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज से पेशेंट आ गया हीलिंग फेज में. मैंने पहले भी कहा था कि बॉडी का अपना ओन मैकेनिज्म है. कोई शॉक लगा, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पेशेंट आया कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में, कुछ टाइम बाद कॉन्फ्लिक्ट अपने आप रिजॉल्व होता है और पेशेंट आता है, पेशेंट हो जाता है हीलिंग फेज में. बॉडी अपने आप इसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है एंड हीलिंग फेज कम्स. बट इन कन्वेंशनल मेडिसिन ड्यूरिंग द हीलिंग फेज दीज सिम्टम्स, ये स्वेलिंग हो रही है, इट वाज ऑफन डायग्नोस्ड एज पैपिलरी थायराइड कैंसर और पैपिलरी कार्सिनोमा. When the swelling occludes a thyroid duct, swelling हो रही है तो वो obstruction कर रही है thyroid duct में, occludes the thyroid duct, less thyroxine enters the bloodstream. क्योंकि obstruction कर रही है तो thyroxine का level कम, less thyroxine will enter the blood. Thyroxine कम पहुंचेगा blood के अंदर, even though the thyroid gland produces the hormone in sufficient amount. thyroid gland तो sufficient amount ही produce कर रहा है, लेकिन जो swelling है वो obstruct कर रही है thyroid duct को and resulting in the less flow of thyroxine in the blood. thyroxine का level जो है वो blood में कम हो जाएगा. Since thyroid duct have no external opening, a cyst forms as a result of the backup of fluid in the duct. thyroid duct में कोई external opening नहीं होती है, still a cyst forms, एक cyst बन जाती है as a result of the backup of the fluids in the duct. The growth is commonly referred to as cold nodule. A large thyroid cyst is called as euthyroid struma or goiter. Right? Now, thyroid cysts are located towards the middle on the right or left side of the neck. कहाँ पे होगी ये? It is located towards the midline on the right or the left side of the neck. If there are no conflict relapses, अब conflict बार बार relapse नहीं कर रहा है, तो swelling कुछ time में अपने आप resolve हो जाएगी. The swelling recedes in the course of the healing process. However, with the hanging healing, the cyst stays until healing is कंप्लीट. अब कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज से पेशेंट आ गया हीलिंग फेज में. अगर कॉन्फ्लिक्ट बार बार रिलैप्स नहीं होगा तो स्वेलिंग कुछ टाइम में अपने आप खत्म हो जाएगी. इट रिसीड्स इन द कोर्स ऑफ द हीलिंग प्रोसेस. ड्यूरिंग द हीलिंग फेज के अंदर स्वेलिंग खत्म हो जाएगी. हाउएवर अगर हैंगिंग हीलिंग चला गया पेशेंट, कॉन्फ्लिक्ट अगर बार बार रिलैप्स हो रहा है तो पेशेंट विल अल्टीमेटली एंटर द हैंगिंग हीलिंग फेज. सो विद द हैंगिंग हीलिंग फेज द सिस्ट स्टेज अंटिल हीलिंग इज कंप्लीट. अगर हैंगिंग हीलिंग फेज में है पेशेंट तो वहां पे सिस्ट परसिस्ट करेगी. तो अगर पेशेंट हमारे पास आ रही है विद अ सिस्ट, देन वी कैन डायग्नोस दैट पेशेंट इज इन द हैंगिंग हीलिंग फेज. इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट बार बार रिलैप्स हुआ है. Thyroglossal cyst develop in the thyroglossal duct that connects the thyroid gland with the base of the tongue. तो thyroglossal cyst कहाँ पे बन रही है? It develops in the
thyroglossal duct which is connecting the thyroid gland with the base of the tongue. जो किसको कनेक्ट करता है? थायराइड ग्लैंड को कनेक्ट करता है with the base of the tongue. This is the image cyst. Then a thyroid fistula is the external opening of the thyroid duct caused by rupture of the thyroid cyst. अब अगर thyroid cyst rupture हो गई, then what happens? Thyroid fistula develops. It is an external opening of the thyroid duct. हमने बात की थी कि thyroid duct में कोई external opening नहीं होती है, but लेकिन thyroid cyst बन जाती है as a backup of the fluids. So अगर thyroid cyst rupture होती है with fluid emptying outwards, then a thyroid fistula is the external opening of the thyroid duct which is caused by the rupture of the thyroid cyst with fluids emptying outwards. A thyroid cyst can break. For example, when large amount of water are retained in the cyst due to syndrome or as a result of continuous conflict relapses that prolong the healing process. लेकिन एक कंडीशन के अंदर thyroid cyst burst हो सकती है. It can break. For example, कब हो सकती है? When large amount of water is retained in the cyst. किसी भी चीज में हम लिमिट से ज्यादा पानी भरेंगे, कोई फ्लूइड भरेंगे तो फट जाएगा ना. That happens over here. Thyroid cyst breaks, it gets burst when large amount of water is retained in the cyst. बहुत सारा पानी भरा हुआ है इसके अंदर due to the syndrome or as a result of continuous बार बार conflict relapse हो रहा है. Then क्या हो रहा है? Cyst में पानी accumulate होगा, water accumulate होगा, retain करेगा and then the cyst will burst. So when large amount of water is retained in the cyst due to syndrome or as a result of continuous conflict relapses that prolongs the healing process. Yet a fistula is only created when the right thyroid duct are affected. But हमने बोला कि fistula तो बनता है, but a fistula is only created when the right thyroid duct are affected. Fistula तभी बनेगा when the right thyroid duct is affected, since they are located close to the skin. Fistula उसी condition में बनेगा जब right thyroid duct involved होगी, वो affected होगी, क्योंकि because they are located closer to the skin, क्योंकि ये skin के ज़्यादा पास होते हैं. This explains why a thyroid fistula always forms on the right side of the neck. यही reason है कि thyroid fistula it always forms on the right side of the neck. क्यों? क्योंकि they are because the right thyroid duct they are located close to the skin. This is the reason why a thyroid fistula always forms on the right side of the neck. This is the image thyroid fistula. With this, we complete our lecture on the thyroid duct conflict. Thank you.